आज मैं आप लोगों को एक रियल घटना सुनाने जा रही हूँ, जो कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में हुआ है। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। इंडिया के कोलकाता शहर में 9 अगस्त 2024 की सुबह एक ऐसी खबर सामने आती है जो पूरे देश को हिलाकर रख देती है। ये खबर 31 साल की महिला डॉक्टर की थी, जो कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। हॉस्पिटल जैसी सुरक्षित माने जाने वाली जगह पर इस महिला डॉक्टर का मर्डर और रेप होना काफ़ी चौंकाने वाला था। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब डॉक्टर की डेथ बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया। उस रिपोर्ट ने लोगों की रूह तक को हिला दिया, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक मर्डर का नहीं था, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा खौफनाक केस था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उस डॉक्टर की हत्या गला घोंटकर की गई थी। इतनी ताकत का इस्तेमाल किया गया था कि उनका थायराइड कार्टिलेज तक टूट गया था। इस हत्या के पहले डॉक्टर ने अपनी जान बचाने के लिए कोशिश की थी। इसका सबूत उनके शरीर पर मिले कई निशानों से मिला। सबसे डरावना सच तब सामने आया जब डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स पर घाव के निशान पाए गए। इससे साफ हुआ कि ये सिर्फ मर्डर का मामला नहीं था, बल्कि रेप के बाद किया गया एक खौफनाक हत्याकांड था। अस्पताल के परिसर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। क्या उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे जानकर आप गुस्से से बौखला जाओगे? क्या वहाँ कोई और था जिसने इस शर्मनाक घटना को अंजाम दिया? और अगर था, तो आखिर कौन था? इन्हीं सवालों के जवाब खोजते हुए हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर क्या हुआ था उस रात इस मेडिकल कॉलेज के शांत माने जाने वाले परिसर में। जब आपका सच से सामना होगा तो यकीन मानिए, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर उन फीमेल डॉक्टर को इच्छा नाम से रेफ़र करने वाली हूँ। ये उनका रियल नाम नहीं है, सो कंफ्यूज मत होना। इच्छा एक जूनियर डॉक्टर थी जो कि कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से अपनी डॉक्टर की ट्रेनिंग ले रही थी। 8 अगस्त 2024 को बाकी दिन की तरह इच्छा अपनी नाइट शिफ्ट पर होती है और वह अपनी जॉब कर रही होती है। तभी रात के 11 बजे उन्हें उनकी माँ का फ़ोन आता है, जैसे कि हर दिन आता था, क्योंकि पेरेंट्स को तो अपने बच्चों की फ़िक्र हमेशा होती है। इच्छा की माँ उनसे पूछती है, क्या तुमने खाना खा लिया और तबीयत वगैरह तो ठीक है तुम्हारी? जिसके जवाब में इच्छा अपनी माँ को खुशी खुशी बोलती है कि उनकी तबीयत एकदम ठीक है और वे बस अभी कुछ पेशेंट को देखने जा रही हैं, जिसके बाद वे अपने दोस्तों के साथ बैठकर खाना खाएंगी। अपनी माँ से बात करने के बाद इच्छा पेशेंट को देखने राउंड पर निकल जाती है। सारे पेशेंट को देखने में और अपना काम ख़त्म करने में इच्छा को रात के 2 बज जाते हैं, जिसके बाद वे अपने दोस्तों के साथ जाकर हॉस्पिटल कैंटीन में ही बैठ जाती है, जहाँ मिलकर ये लोग अपना खाना भी खाते हैं और साथ साथ थोड़ी बातें भी करते हैं। खाना खाते खाते और बात करते हुए रात के 3 बज जाते हैं और उस वक्त इच्छा थोड़ी थकान सी महसूस कर रही होती है, तो वे अपनी थकान दूर करने के लिए उस अस्पताल के 4th फ्लोर में बने सेमिनार हॉल में जाकर रेस्ट करने लगती है। इच्छा को रेस्ट करते करते सुबह के 7 बज जाते हैं, पर वे तब भी उस सेमिनार हॉल से बाहर नहीं आती, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली बात थी, क्योंकि इच्छा कभी भी आध घंटे से ज़्यादा का ब्रेक नहीं लेती थी। हॉस्पिटल का एक कर्मी, जो कि सुबह की शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले अस्पताल के सारे रूम चेक कर रहा होता है, और वह ऐसे ही सारे रूम को चेक करते हुए उस सेमिनार हॉल की तरफ जाता है। जैसे ही वह सेमिनार हॉल के बाहर आकर उसका गेट खोलता है, उसकी आंखों के सामने होता है एक भयानक नज़ारा, जिसे देखकर वह बहुत ज़ोर से चीख पड़ता है। उस कर्मी की चीख सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा होने लगते हैं और देखते हैं कि सेमिनार हॉल के अंदर इच्छा की बॉडी बिना कपड़ों के पड़ी हुई है
और उसकी बॉडी पर कुछ ब्लड के निशान भी हैं। वहाँ खड़े सब लोगों के लिए ये एक सपने से कम नहीं था, स्पेशली दूसरी फीमेल डॉक्टर्स एंड वर्कर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने ऐसा नज़ारा पहली बार देखा था, वह भी अस्पताल के अंदर। इच्छा की बॉडी को देखकर आसपास खड़े सारे लोग उसे एक स्ट्रेचर पर ले जाते हैं और इमरजेंसी रूम में लेकर जाते हैं ताकि डॉक्टर उसका इलाज कर सकें। काफ़ी देर तक डॉक्टर के इलाज करने के बाद भी इच्छा कुछ घंटे के बाद अपना दम तोड़ देती है। अस्पताल में कुछ लोग थे जो कि इस मर्डर और रेप केस को एक नॉर्मल केस जैसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे ताकि अस्पताल का नाम ख़राब ना हो। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। उस रिपोर्ट से साफ साफ पता चल जाता है कि इच्छा के साथ किसी ने गलत हरकत की और जब वह उस इंसान से अपने आप को बचाने लगी तो उसने उसका गला घोंट दिया और उसे बहुत बुरे तरीके से मारा भी और फिर उसका रेप भी किया। ये सारे प्रूफ मिलने के बाद ये केस पुलिस को दे दिया जाता है और पुलिस वाले इस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए भी लग जाते हैं। सबसे पहले पुलिस उस सेमिनार हॉल का मुआयना करती है। किस्मत से पुलिस वालों को वहाँ पर इच्छा के कुछ नेल्स एंड ब्लड सैंपल्स मिलते हैं और साथ ही एक ब्लूटूथ मिलता है। ये केस शायद और भी जल्दी सॉल्व हो जाता अगर उस फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरा होते। बदकिस्मती से उस सेमिनार रूम के अंदर या उसके आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं थे, लेकिन जिस रास्ते से उस फ्लोर पर इंटर किया जाता था वहाँ पर कुछ सीसीटीवी कैमरा थे। पुलिस वाले उन सीसीटीवी कैमरा में सुबह के 3 बजे से रात के 8 बजे की बीच की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं कि इतने टाइम के बीच कितने लोग उस फ्लोर पर आए और गए थे। उन सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के बाद ये पता चलता है कि टोटल 6 लोग उस फ्लोर पर आए और गए थे। ये पता लगाने के बाद पुलिस वाले एक एक करके उन 6 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाते हैं कि वो लोग वहाँ पर उस टाइम क्या कर रहे थे और उन लोगों को इस बीच यहाँ कुछ भी अजीब दिखा। उन लोगों से पूछताछ के दौरान पुलिस वाले उनके फ़ोन का ब्लूटूथ भी ऑन करके चेक करते हैं कि जो ब्लूटूथ हैंडसेट उन्हें मिला था वह उनमें से किसका था, क्योंकि आपको ये पता होगा कि एक बार अगर आप किसी ब्लूटूथ डिवाइस से अपना फ़ोन कनेक्ट करते हो तो अगली बार वह उससे आसानी से कनेक्ट हो जाता है। और फाइनली संजय रॉय के फ़ोन के साथ ये ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है। संजय रॉय अस्पताल के अंदर काम करता था और उनकी ये हेल्प करता था। छोटे मोटे कामों को मैनेज करने में ये मरीज़ों की और हॉस्पिटल स्टाफ की मदद करता था। आपने बहुत सारे कमर्शियल पार्किंग एरिया में देखा होगा कि कुछ ब्लू कलर की यूनिफॉर्म पहनकर ऑफिसर्स खड़े रहते हैं, जिनका काम होता है कि विदाउट एनी रीज़न कहीं पर भी ज़्यादा क्राउड इकट्ठा ना हो। तो अब पुलिस वालों को अपना पहला कातिल मिल चुका था, जिसके बाद वे संजय रॉय से और गुस्से से पेश आने लगते हैं। लेकिन संजय पुलिस वालों की किसी बात का भी जवाब नहीं दे रहा होता, क्योंकि वे काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में था। उस बीच पुलिस वाले संजय का फ़ोन भी चेक करते हैं, जिसमें उन्हें भर भर के पोर्नोग्राफिक कंटेंट मिलता है, जिससे उनका शक यकीन में बदल चुका था कि संजय ही इच्छा के मर्डर में गुनहगार है। उसके बाद पुलिस वाले संजय रॉय को और ज़्यादा डराने लगते हैं और फाइनली वह अपना गुनाह भी कबूल कर लेता है कि उसने ही इच्छा को मारा है और उसका रेप किया है। ये पता लगते ही कुछ पुलिस वाले और प्रूफ इकट्ठा करने संजय के घर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक जूता मिलता है जिसके ऊपर कुछ खून जैसे ही धब्बे थे। तो पुलिस वाले उसका सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ी और तलाशी लेने पर पुलिस वालों को संजय के घर के बाहर कुछ कपड़े सूखते हुए दिखते हैं और ये वही कपड़े थे जो कि उस दिन संजय ने पहने थे।
क्योंकि ये सब सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हो चुका था, जिससे जाहिर था कि संजय प्रूफ मिटाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब संजय को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में लाया गया था, उस वक्त वे काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में था। तो क्या वे ये सब इसलिए कर रहा था ताकि उसे कम सज़ा मिले? बाद में जब पुलिस वाले उस जूते पर लगे ब्लड सैंपल्स को चेक करवाते हैं, तो वह भी इच्छा के ब्लड से मैच हो जाता है। उन सारी रिपोर्ट्स एंड डिटेल्स को एक साथ कंबाइन करके पुलिस वालों को पता चलता है कि उस रात संजय काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में था और वे रात के 11 बजे हॉस्पिटल में एंटर करता है। संजय अक्सर उस अस्पताल में नाइट शिफ्ट किया करता था, तो उसे वहाँ की काफ़ी अच्छी नॉलेज भी थी कि कहाँ पर कैमरा है और कहाँ पर नहीं। तो वह आराम से उस अस्पताल के 4th फ्लोर पर जाकर बैठ जाता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई उसे ज़्यादा नशे की हालत में देखे, वरना वह अपनी जॉब से हाथ धो सकता था। 4th फ्लोर पर जाते ही वह आराम से सो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तब तक सुबह के 3 बज चुके होते हैं। तभी संजय की नज़र इच्छा पर पड़ती है, जो कि रेस्ट करने सेमिनार हॉल में जा रही थी। इच्छा को अकेला देखकर संजय के इरादे बिगड़ने लगते हैं। ये कंफर्म करने के बाद कि यहाँ पर कोई और नहीं है, उसे लगता है कि उसका रास्ता साफ है, तो वह 4 बजे सेमिनार हॉल के अंदर इंटर करता है और फिर वहाँ से 4:45 पर बाहर आता है। इन 45 मिनट तक इच्छा के साथ उस आदमी ने क्या क्या किया होगा और वह कितने दर्द से गुजरी होगी, ये सोचकर भी किसी का भी दिल दहल जाएगा। स्पेशली इच्छा के पेरेंट्स, जिन्होंने इतनी उम्मीद से और बहुत सारी कुर्बानी करके अपनी बच्ची को डॉक्टर बनने भेजा था। इच्छा अपने पेरेंट्स की अकेली बेटी थी, तो उनके लिए तो ये किसी सदमे से कम नहीं होगा। लोग बोलते हैं लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, इसलिए उनके साथ रेप होता है। लेकिन उस महिला डॉक्टर के साथ जो हादसा हुआ था, वह क्या था? वह तो अपनी ऑन ड्यूटी में थी और अपनी यूनिफॉर्म में थी। उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? हम डॉक्टर को फरिश्तों का दर्जा देते हैं, जब वही सेफ़ नहीं है तो हम कहाँ से रहेंगे? उस संजय जैसे दरिंदे इंसान को फांसी की सज़ा मिल जाए तो वह भी बहुत कम होगी। उस दरिंदे को ऐसे पिंजरे में छोड़ दो जिससे शेर रहता है। शेर जब उसके शरीर को नोचेगा तब उस दरिंदे को एहसास होगा कि दर्द क्या होता है। दोस्तों, उस हैवान के लिए ये सज़ा भी बहुत कम है। उस दरिंदे को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जिससे ऐसा गंदा काम करने वालों की रूह तक कांप जाए, ताकि उस डॉक्टर को इंसाफ मिल सके और उनके माँ बाप को भी, जिन्होंने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए कितनी मुश्किलें उठाई होंगी। दोस्तों, ये केस अभी भी क्लोज़ नहीं हुआ है और 23 अगस्त तक संजय रॉय को कस्टडी में रखा जाएगा। तो दोस्तों, ये थी दुख भरी कहानी। इस केस के रिलेटेड जानकारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।